द हिस्ट्री ऑफ सी पावर इज लार्जली अ हिस्ट्री ऑफ नेवल एविएशन। ये कहा था एडमिरल चेस्टर निमिट्ज ने। अगर आप भी मेरी तरह एक 90s किड हैं तो आपने भी अर्ली 2000s में सी हैरियर के काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स देखे होंगे न्यूज़ में। आपने भी मेरी तरह 2010s में सी हैरियर को मिग 29K से रिप्लेस होता हुआ देखा होगा। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ इस पूरी जर्नी के बारे में, इस पूरे ट्रांजिशन के बारे में, जहाँ पर सी हैरियर्स को रिप्लेस किया गया मिग 29K से। ऐसी कौन सी कैपेबिलिटीज़ हैं जो मिग 29K लेके आई और इंडियन नेवी को एक ट्रू इंटरनेशनल ब्लू वाटर नेवी के तौर पे पूरे विश्व के सामने स्थापित कर दिया। तो पहले मैं आपको सी हैरियर के बारे में बता देता हूँ। ये एक फिनोमिनल जेट था अपने टाइम के हिसाब से। ये जो जेट था ये उन चुनिंदा जेट्स में से था पूरे वर्ल्ड में जो वर्टिकली टेक ऑफ और लैंड कर सकता है। इंडियन नेवी की सर्विस में ये INS विक्रांत और INS विराट से ऑपरेट होता था। यूजुअली हम इसे ऑपरेट जब करते थे तो हम जो स्की जंप है उसके थ्रू इसे टेक ऑफ करवाते थे, क्योंकि जो स्की जंप है उसमें इसकी जो पेलोड कैपेसिटी है वो ज़्यादा होती थी, और वर्टिकल लैंडिंग करवाते थे। ये डिज़ाइन 70s और 80s का है, तो अगर हम इसके टाइम के हिसाब से देखेंगे तो ये काफ़ी एडवांस था। इसमें कंपोजिट स्ट्रक्चर का भी इस्तेमाल हुआ था। इनफैक्ट हैरियर वाज वन ऑफ द वेरी फर्स्ट एयरक्राफ्ट जिसमें कंपोजिट्स का इस्तेमाल हुआ था। इंडियन नेवी ने हैरियर के ऊपर काफ़ी अपग्रेड्स भी करे थे, इसे ELM 2032 रडार दिया था। तो ओवरऑल ये एक रिलायबल फ्लीट डिफेंस फाइटर था, लेकिन इसमें काफ़ी लिमिटेशंस भी थी। देखो, अगर आप एक वर्टिकल टेक ऑफ एयरक्राफ्ट बनाते हो तो पहली बात तो आपको उसे हल्का रखना पड़ेगा। अगर आप उसे हल्का रखोगे तो फिर उसमें ज़्यादा फ्यूल नहीं दे पाओगे। तो इस एयरक्राफ्ट की जो कॉम्बैट रेडियस थी वो इनहेरेंटली काफ़ी कम थी। इसकी कॉम्बैट रेडियस तकरीबन 300 to 400 किलोमीटर्स थी, डिपेंडिंग ऑन ये क्या पेलोड कैरी कर रहा है और किस मिशन पे है। जो मैक्सिमम पेलोड कैपेसिटी थी वो 3.6 टन के आसपास की थी, लेकिन ये मैक्सिमम थी। अगेन, जब आप एक ऐसा एयरक्राफ्ट ऑपरेट करते हो जिससे आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो वर्टिकली लैंड करे, तो आप बहुत ज़्यादा पेलोड लेके नहीं ऑपरेट कर सकते हो। इनफैक्ट इन एयरक्राफ्ट के साथ ये इशू होता है कि अगर एक थ्रेशोल्ड वेट से इसका ज़्यादा लैंडिंग वेट है तो इसको अपना फ्यूल या इवन एमिनेशन तक डंप करना पड़ सकता है अगर इसे वर्टिकल लैंडिंग करनी है तो। अगर इसकी परफॉर्मेंस की भी बात करें तो ये सबसोनिक एयरक्राफ्ट था। मैक्सिमम स्पीड इसकी 0.9 मार्क के आसपास थी। रडार की जो डिटेक्शन रेंज है, एंगेजमेंट रेंज है, ये काफ़ी लिमिटेड थी। और जो सबसे बड़ी बात, हमने इंडियन नेवी की सर्विस में हैरियर के काफ़ी एक्सीडेंट्स और क्रैशेस देखे थे। हमने ओरिजिनली अबाउट 30 एयरक्राफ्ट एक्वायर किए थे, और जब इसे रिटायर किया गया तकरीबन 11 या 12 एयरक्राफ्ट ही बचे हुए थे अपनी सर्विस में। बाकी सारे के सारे क्रैशेस में या एक्सीडेंट्स में लॉस्ट हो गए थे। खैर, इन सब चीज़ों के बावजूद हैरियर ने ऑपरेशन तलवार में, जो कारगिल वॉर के दौरान हुआ था, उस टाइम पर एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी। जो कॉम्बैट एयर पेट्रोल है या फ्लीट एयर डिफेंस है, मैरीटाइम रिकॉनेसेंस है, सरफेस सर्वेलेंस हैं, ये सारी टाइप की जो मिशंस हैं ये हैरियर द्वारा करी गई थी। और इन्हीं मिशंस की वजह से जो पाकिस्तानी नेवी है वो अपने हार्बर से निकल नहीं पाई थी। दे रिमेन्ड लार्जली स्टेशन्ड एट देयर हार्बर। अभी जैसे जैसे 90s में, 2000s में टाइम आगे बढ़ा, जो थ्रेट एनवायरनमेंट है वो चेंज होता गया। पाकिस्तान के पास F-16 ब्लॉक 52s आते गए, मॉडर्न फाइटर्स, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, BVR वॉरफेयर, ये सारी चीज़ें 1990s में और अर्ली 2000s में सामने आती गईं। तो हमें भी ये ज़रूरत पड़ी कि हमें एक ऐसा एयरक्राफ्ट चाहिए जिसका रडार काफ़ी पावरफुल हो, एयरक्राफ्ट का अपना रेंज काफ़ी ज़्यादा हो, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स ये फायर कर सके, सुपरसोनिक हो, मल्टी रोल एयरक्राफ्ट हो। और इन्हीं चीज़ों से मिग 29K सामने आया। अभी जो मिग 29K है, इसका भी जो केस है वो काफ़ी क्यूरियस है। ये काफ़ी पुराना एयरक्राफ्ट है। 1988 में इसकी फर्स्ट फ्लाइट हुई थी, और उसके आगे ये प्रोग्राम बढ़ नहीं पाया था क्योंकि जो सोवियत यूनियन है उसका कोलैप्स हो गया था उसके आगे। तो इसका जो प्रोजेक्ट था वो कैंसिल हो गया था, या यूं कहे वो ऑलमोस्ट कैंसिल हो गया था, क्योंकि इंडिया ने इसके बाद खरीदा था INS विक्रमादित्य। अभी क्योंकि इंडिया ने एक रशियन एयरक्राफ्ट कैरियर खरीदा, तो हमारे लिए इस बात में सेंस होना है कि हम रशियन एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ रशियन फाइटर्स भी खरीदें, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ इंटर ऑपरेबल होते हैं। अब स्टार्टिंग में हमने ऐसा सोचा था कि हमें सुखोई 33 एयरक्राफ्ट चाहिए। सुखोई 33 एक मेरीटाइम वर्जन है सुखोई 27 या सुखोई 30 का। अगेन, उन एयरक्राफ्ट जैसा ये काफ़ी बड़ा एयरक्राफ्ट है, तो इस साइज़ के चक्कर में हमें ऐसा लगा कि हम बहुत ज़्यादा एयरक्राफ्ट एक एयरक्राफ्ट कैरियर से डिप्लॉय नहीं कर पाएंगे। तो हमने इसलिए मिग 29K को चूज़ किया, जो कि एक छोटा एयरक्राफ्ट था। तो इस लॉजिक के साथ हमने मिग 29K का जो प्रोजेक्ट है उसे रिवाइव करा। अभी मिग 29 जब आए, इसके साथ एक मैसिव कैपेबिलिटी अपग्रेड हुआ इंडियन नेवी को। ये एक ट्रू सुपरसोनिक फाइटर था, काफ़ी एजाइल फाइटर था। हमारा इंडियन एयरफोर्स के साथ इसमें ऑलरेडी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। जहाँ हैरियर की टॉप स्पीड मार्क 0.9 की थी, यहाँ मिग 29K की मार्क 2 की थी।
कॉम्बैट रेडियस भी ऑलमोस्ट 2 से 3 गुना था। हैरियर की अराउंड 300 से 400 किलोमीटर की थी, मिग 29 की 850 से 1100 किलोमीटर तक जाती थी। पेलोड भी काफ़ी अच्छा था, हार्ड पॉइंट्स इसमें ज़्यादा थे। इसका जो रेडार था, ज़ुक हेमी रेडार, वो मल्टीपल टारगेट ट्रैकिंग के साथ आता था, बियॉन्ड विजुअल रेंज इंगेजमेंट्स कर सकता था। मैरीटाइम सर्च की जो कैपेबिलिटी थी वो इसमें ज़्यादा थी। इसमें जो वेपन्स थे R-77, R-73, इनफैक्ट आज की डेट में बोलें तो अस्त्रा मिसाइल भी इसमें इंटीग्रेट कर दी गई है। तो ओवरऑल अगर आप एयरक्राफ्ट देखेंगे, ये एक मैसिव कैपेबिलिटी अपग्रेड के साथ आया इंडियन नेवी को, और इस एयरक्राफ्ट ने इंडियन नेवी को एक ट्रू 4th जनरेशन फाइटर कैपेबिलिटी दी, जिसने इंडियन नेवी को वर्ल्ड मैप पे एक काफ़ी पावरफुल नेवी के तौर पर स्थापित कर दिया। लेकिन मिग 29 जब आया उसकी अलग चैलेंजेस थी। ये जो मिग 29K थे, इसके हमने 45 यूनिट्स खरीदे थे, बट अभी हमारे पास इसके 40 यूनिट्स हैं। जो 5 एयरक्राफ्ट हैं वो क्रैश हो गए हैं, इनफैक्ट उसमें काफ़ी पायलट्स भी हमारे शहीद हुए हैं। तो इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो कोई बहुत सेफ एयरक्राफ्ट के तौर पर नहीं है। दूसरी बात, डिफेंस सर्कल्स में अगर आप थोड़ा इंटरेस्ट लेते हैं तो आपको ये पता होगा कि जो मिग 29K है, इसकी सर्विसेबिलिटी बहुत ख़राब है। इनफैक्ट 2016 या 2018 की एक CAG की रिपोर्ट आई थी, जहाँ पर जो मिग 29 की अवेलेबिलिटी रेट है वो तकरीबन 40% के आसपास बताई गई थी। हाँ, हालांकि बाद में इंडियन नेवी ने इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स करें, काफ़ी स्पेयर पार्ट्स और सप्लाई चेन को स्ट्रीमलाइन करने का कोशिश करा, जिसकी वजह से इसकी जो अवेलेबिलिटी रेट है वो 70% तक इन्होंने टारगेट करी। और लैंड बेस्ड फैसिलिटी में, मतलब जब ये INS हंसा में डिप्लॉय होता है, वहाँ पर इसकी जो अवेलेबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी बताई जाती है एज ऑफ नाउ। एक और चीज़, जो अरेबियन सी का एनवायरनमेंट है वो काफ़ी सॉल्टी और काफ़ी रस्टी एनवायरनमेंट है, तो उसमें करोजन की वजह से हमारे हैरियर्स भी क्रैश में, और करोजन की वजह से हमारे जो मिग 29 अभी के हैं उनके मेंटेनेंस में भी काफ़ी बर्डन आता है। मिग 29 को ऑलमोस्ट 15 साल हो गए हैं सर्विस में, शायद ये सर्विस में 15 साल और रहेंगे, और जब ये अपनी सर्विस से बाहर जाएंगे उस टाइम पर हमारे पास ऑलरेडी शायद जो रफाल्स हैं वो आ चुके होंगे। ये मैं एयरफोर्स के रफाल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं नेवी के रफाल M की बात कर रहा हूँ। तो रफाल M एक ब्रिज का काम करेंगे मिग 29K और टेड BF के बीच में। हम लोग आगे किसी वीडियो में टेड BF के बारे में डिस्कशन करेंगे। इफ़ यू हैव कम सो फार, प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।